हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलयन भाग 16, जिसमें हम पढ़ेंगे तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसका नाम है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन को इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक में अवनमन भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है वाष्प दाब पे। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रही हूँ कि आप लोग आई बटन में जाके सारी पुरानी वीडियोस देखें और स्पेशली वाष्प दाब में अवनमन वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसी से आप इसे समझ पाएंगे। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको पता ही है कि मैं जितनी भी वीडियोस बना रही हूँ उसके नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भेजती हूँ, मेरे ब्लॉगर का वो लिंक है। तो आप उस लिंक को ओपन कीजिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, अवनमन मतलब किसी चीज का घटना, और हिमांक मतलब जब कोई चीज जमती है ना, जैसे हम फ्रीज में रखते हैं तो वो जम जाती है, कोई भी चीज, पानी है या जो भी आप, जैसे कि आप आइसक्रीम बनाते हैं तो वो क्या होती है, फ्रीज होती है। तो उसे बोलते हैं हिमांक, किसी चीज को जमने में। तो क्या होता है, जमने का जो समय होता है वो कम हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या होता है, ताप कम हो रहा है, उसी को कह रहे हैं हिमांक में अवनमन। हिम के अंक में, हिम मतलब बर्फ बनने के अंक में जो ताप होता है उसमें कमी हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हिमांक क्या होता है, ठीक है। हिमांक अगर जनरल भाषा में कहें तो मैं ये कहूंगी कि वो ताप जिसमें कोई चीज जम जाती है वो होती है हिमांक। ये तो सामान्य भाषा में है, अगर आपसे पूछे तो आप यही कहेंगे, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन अगर कहूं तो क्या होता है, देखिए हिमांक वो ताप होता है, एक ऐसा ताप जिस पर विलायक की द्रव अवस्था, ठीक है, और विलायक की ठोस अवस्था साम्यावस्था में होती है, तो वो हिमांक कहलाता है। मींस बीकर के अंदर आपको ठोस अवस्था भी दिखेगी, मतलब कुछ पदार्थ उसका जम चुका होगा विलायक का, और कुछ पदार्थ द्रवीय अवस्था में, जो जैसे पानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पानी द्रव अवस्था होती है और बर्फ क्या होती है, ठोस अवस्था। तो पानी को आप जमाना चाह रहे हैं, फ्रिज में रखा, तो हिमांक कब आएगा, जब कुछ पदार्थ, विलायक का जो जल है उसका कुछ पदार्थ बर्फ में बदल चुका होगा और कुछ जो है अभी जल अवस्था में ही होगा, मतलब द्रव अवस्था में ही होगा। तो वो ताप, उस समय ताप हम नोट करेंगे तो वो ताप कहलाएगा हिमांक। तो इनको मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाऊंगी। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हिमांक की, उसके बाद आप वीडियो से देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो वह ताप, दूसरी डेफिनेशन, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मींस कंडीशन है कि अगर आप किसी का हिमांक देखना चाह रहे हो किस समय फ्रीज होता है, तो आपने देखना है जैसे ही कोई द्रव क्या होगा, उसका कुछ भाग बर्फ में बदल चुका होगा, ठोस में बदल चुका होगा, और बाकी बचा हुआ भाग द्रव ही अवस्था में होगा, तो वो कहलाएगा क्या, हिमांक। उसका वह ताप, उस समय जो भी ताप होगा वो कहलाएगा हिमांक। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन, वह ताप जिस पर किसी विलायक की द्रव अवस्था, फिर वही चीज, और उसी विलायक की ठोस अवस्था का वाष्प दाब जब बराबर हो जाए। वाष्प दाब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब। तो विलायक में द्रव जितना वाष्प बना रहे हैं, ठोस भी अगर उतना ही वाष्प बनाते हैं, तो उस कंडीशन में द्रव का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब बराबर होगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब द्रव का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में जब द्रव और ठोस का वाष्प दाब बराबर हो जाए तो उस समय हम कहेंगे क्या, कि ये क्या है, हिमांक है, मतलब ये जमने लग गया, ये इसका हिमांक कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो परिभाषा मैंने शॉर्टकट फ्लो चार्ट से बताई है। जब जल का वाष्प दाब मतलब द्रव अवस्था का वाष्प दाब, बर्फ के वाष्प दाब मतलब ठोस अवस्था के वाष्प दाब, दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाए, तो उस समय जो ताप होगा वही ताप कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक। दूसरी डेफिनेशन, जब जल मतलब किसी विलायक का द्रव अवस्था, जल जो होती है वो द्रव अवस्था होती है, तथा उसी विलायक की ठोस अवस्था, और जल का ठोस अवस्था कौन सी होती है, बर्फ। जब किसी विलायक की द्रव अवस्था तथा ठोस अवस्था किस में हो, साम्य अवस्था में हो। साम्य अवस्था मतलब एक ही साथ, एक ही कंडीशन में, आप ही एक ही बीकर के आपको बर्फ भी दिखाई दे रही है थोड़ा सा और जल भी दिखाई दे रहा है, ये दोनों साम्य अवस्था में है, ठीक है। जितनी स्पीड से बर्फ में बदल रहा है, ठीक है, मतलब दोनों का फॉरवर्ड, मतलब जल की सांद्रता और बर्फ की सांद्रता जब बराबर होती है तो उसे साम्य अवस्था कहते हैं। तो उस समय जब जल किसी विलायक का द्रव अवस्था और विलायक की ठोस अवस्था साम्य अवस्था में हो, तो उस समय जो भी ताप होगा वो हिमांक कहलाएगा। एक परिभाषा ये भी है इसकी।
बस समझिएगा साम्य अवस्था वो होती है जब दोनों की सांद्रता, ये है हमारा अभिकारक और ये है प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, जब दोनों की सांद्रता बराबर हो। तो आप इसे वीडियो के माध्यम से देखिए। तो इसमें हमने लिया है शुद्ध विलायक जल, इसको अब हम फ्रीज करने के लिए रख देंगे। दूसरे बीकर में भी उतना ही पानी लेके उसमें 3 चम्मच हम नमक के डाल देंगे और अवाष्पशील विलेय का एक विलयन बन गया जिसका हिमांक कम हो जाएगा। देखिए 45 मिनट्स बाद जल को देखिए बिल्कुल बर्फ में बदल चुका है। नमक और पानी वाला विलयन अभी भी जमा नहीं है, मतलब इसका हिमांक कम हो गया। तो इसे ग्राफ से, एक डायग्राम से समझते हैं। ये विलेय है जो कि अवाष्पशील है, ठीक है, और विलायक आपको पता है वाष्पशील ही होता है, और दोनों को मिक्स कर देंगे तो विलयन बन जाएगा। क्योंकि विलेय के वाष्प नहीं बन रही है तो यहाँ पर कोई भी वाष्प मैंने नहीं दिखाई है। विलायक वाष्प बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा वाष्प इसमें बन रही है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें विलयन की, तो विलयन में विलेय के कण आ गए हैं, तो विलेय के कण आने की वजह से कम वाष्प बनेगी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। यहाँ वाष्प ज़्यादा है तो वाष्प दाब भी अधिक होगा। अब हमारा मोटिव क्या है, देखिए हमारा उद्देश्य है, एम है कि इस विलायक को हमने क्या करना है, फ्रीज करना है, जमाना है, ठीक है, हिमीकरण करना है, और इस विलयन का भी हमने क्या करना है, हिमीकरण या फिर इसकी फ्रीजिंग करनी है। तो देखिएगा आपको ये मैं काम दे रही हूँ कि आप क्या करना, जो फ्रीज आपके पास होगा तो आप उसमें आइस क्यूब, ठीक है, बर्फ जमाने के लिए आइस क्यूब का एक सेट मिलता है, एक आइस क्यूब आप बनाना पानी की, ठीक है, और उतना ही अमाउंट पानी में थोड़ा सा आप नमक या फिर थोड़ा सा चीनी मिला देना, वो विलयन अच्छे से घुल जाना चाहिए। तो दूसरे में विलयन रख देना, पानी और नमक का या पानी या चीनी का, तो दोनों को फ्रीज में रख देना। फ्रीज में रखने के बाद आप देखना कि जल्दी कौन जम गया, ठीक है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन में आप ये देखना कि एक तो आपने देखा जल्दी कौन मतलब जल्दी कौन फ्रीज हुआ, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में आप देखेंगे कि किस विलयन को, मतलब उन दोनों में विलायक और विलयन में से किसको हमने फ्रीज करने के लिए ताप कम करना पड़ा, बहुत कम करना पड़ा। तो आप ये नोटिस करोगे, आप ये जरूर कीजिएगा, तो आपको इससे प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूं या कुछ बताऊं, बट कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो भी इसमें अपलोड करने की, ठीक है, मतलब एक एनिमेशन। तो देखिएगा, तो हम हिमांक की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि विलायक जो है, ठीक है, विलायक जो है वो अधिक ताप पर जम रहा है, ठीक है। विलायक को जब हम फ्रीज करना चाह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस में जम गया, ठीक है। तो T0 होता है, T0 होता है विलायक का ताप, वो ताप जिस पर वो जम रहा है, या हिमांक ताप कहते हैं, ठीक है, वो ज्यादा पर वो हो गया। अभी वहीं आप देखेंगे जो आपने विलयन बनाया होगा ना, जो विलयन आपने तैयार किया होगा वो अभी जमा नहीं हो गया, जबकि विलायक जम रहा है, ठीक है, जमने लग गया, फ्रीज होने लग गया। लेकिन वही जो विलयन उसी विलायक का में जो आपने नमक या फिर चीनी डाल के जो विलयन बनाया था वो अभी तक जमा नहीं है। तो आपने क्या किया, ताप और कम कर दिया, उसी फ्रीज में टेम्परेचर रेगुलेटर आते, टेम्परेचर और कम कर दिया। तो जैसे आपने टेम्परेचर कम किया, कुछ देर बाद वो भी क्या हो गया, जमने लग गया। तो आपने क्या कहा कि जो विलयन है उसका हिमांक कम हो गया, ठीक है। जिससे विलायक था वो तो ज्यादा ताप पे भी जम गया, लेकिन उसी विलायक से जब हमने उसमें थोड़ा सा अवाष्पशील विलेय मिलाया तो उस विलयन, जो विलयन बना था उसको जमाने के लिए हमें ताप और कम करना पड़ा, तो हिमांक उसका नीचे गिर गया। मतलब वो विलेय मिलाते ही उसका जो होना चाहिए था हिमांक, जिसमें वो जमना चाहिए था, उस ताप पर न जम के उसका टेम्परेचर और कम करना पड़ रहा है हमें उसको फ्रीज करने के लिए, जमाने के लिए। तो हम कहेंगे हिमांक में कमी हो गई, वो और डाउन चला गया, हमें ताप और कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अधिक ताप पर जम जाता है पानी, जबकि वही विलयन बनाएंगे तो क्या होता है, उसका ताप और कम करना पड़ेगा, तो इसी को कहते हैं हिमांक में कमी। तो टीएस जो होगा, विलयन का जो हिमांक वाला ताप होगा वो क्या होगा, कम, जबकि जो विलायक होगा वो अधिक ताप पे जम बच जाएगा, और जो विलयन होगा उसको जमाने के लिए, उसको फ्रीज करने के हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, ये अधिक होता है, ये कम होता है। देखिए जस्ट अपोजिट होता है बॉइलिंग पॉइंट वाला। इससे पहले जो मान आपको बताया था क्वथनांक में उन्नयन, उस समय टीएस का मान ज्यादा था और टी0 का मान कम था। ये जस्ट उसका अपोजिट है, बॉइलिंग उबालना और फ्रीजिंग ठंडा करना, जस्ट अपोजिट है एक प्रकार से सोचिए। उसमें गैस में बदल रहे थे अणु, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ठोस में बदल रहे हैं, तो जस्ट अपोजिट है। उससे आप इसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट। यहाँ टीएस कम होगा, टेम्परेचर बहुत डाउन करना पड़ता है, विलायक जल्दी जम जाएगा, ठीक है, ये अधिक होगा।
तो देखिए इसे आप समझ सकते हैं परिभाषा से, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर जो विलयन निर्मित होगा उस विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। हिमांक मतलब उस विलयन को जब हम फ्रीज करना चाहेंगे, उसे जमाना चाहेंगे, तो उसका ताप और कम करना पड़ेगा, मतलब उसका जो हिमीकरण वाला ताप है वो और कम करना पड़ेगा, तो उसको कह सकते हैं हिमांक में कमी हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन। जो विलायक का हिमांक था जिस पर वो जम रहा था, फ्रीज हो रहा था, उसकी तुलना में हिमांक और घट गया, नीचे आ गया और ताप, तो इसको कहेंगे हिमांक में कमी होना या अवनमन। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला बनाते हैं। अभी मैंने बताया था हिमांक में अवनमन, मैंने बोला था विलायक जो है अधिक ताप पर जम जाएगा, तो अधिक वाले को आप पहले लिखेंगे माइनस जो कम ताप है, विलयन है, विलयन के ताप को बहुत नीचे करना पड़ता है, बहुत कम करना पड़ता है, तो विलयन का हिमांक घटा देंगे, तो विलायक का हिमांक में से विलयन का हिमांक कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा हिमांक में कुल कितनी कमी हुई, मतलब हमें विलायक की तुलना में कितना कम ताप करना पड़ा, कितना और नीचे कम करना पड़ा कि विलयन भी जमने लगा, फ्रीज होने लग गया, वो हिमीकरण होने लग गया। तो फॉर्मूला हो जाएगा हिमांक में अवनमन को कहते हैं डेल्टा टी एफ फॉर फ्रीजिंग इक्वल्स टू विलायक का हिमांक प्रदर्शित करते हैं टी नॉट से माइनस विलयन का जो हिमांक होता है वो टी एस से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको डिफिकल्टी ना हो इसलिए मैंने टी नॉट टी एस ही दिया था बॉइलिंग पॉइंट में भी, है ना, तो ताकि आपको दिक्कत ना हो। वहां फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी एस माइनस टी नॉट, और यहाँ उल्टा है क्योंकि हिमांक जस्ट अपोजिट है बॉइलिंग का, क्वथनांक का, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस। ये हो जाएगा विलायक का हिमांक जो अधिक होता है और विलयन का हिमांक जो कम होता है। तो इसको आप ग्राफ से समझते हैं, तो देखिए इसे ग्राफ से समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इस ग्राफ को बताना चाहूंगी, ये है ठोस का ग्राफ। ठोस का ग्राफ मतलब यही जो विलायक है, इस विलायक में और इस विलयन में जो विलायक है, ठीक है, ये विलायक मान लीजिए H2 है और इसी में हमने कोई विलेय मिलाया अवाष्पशील जैसे नमक या चीनी, वो मिला के विलयन बना दिया, ठीक है, तो विलायक सेम है। तो उसी विलायक का जो ठोस अवस्था है, मतलब वो विलायक जब ठोस हो जाता है, जल जो है ठोस होने पर बर्फ बनाता है, तो बर्फ के लिए कर्व बनाया है, जल की ठोस अवस्था के लिए कर्व, H2O की ठोस अवस्था के लिए कर्व। तो ये कर्व शो कर रहे हैं कि जब ताप बहुत कम था उस समय भी ये ठोस अवस्था में, तो उस समय वाष्प दाब कम था। अब ताप थोड़ा सा बढ़ाया हमने, ताप इस पॉइंट पे देखिए, ताप थोड़ा सा बढ़ा दिया तो वाष्प दाब भी बढ़ा, लेकिन अभी भी वो ठोस अवस्था में। ताप और बढ़ा दिया तो वाष्प दाब थोड़ा बढ़ गया, ऊपर को जा रहे हैं मतलब वाष्प दाब बढ़ रहा है, इधर को जा रहे हैं तो ताप बढ़ रहा है। और जब हम इस पॉइंट पे गए तो ताप बहुत ज्यादा हो गया, ताप बढ़ाया तो वाष्प दाब भी ज्यादा हो गया, लेकिन इस समय जो वाष्प दाब है और ताप बढ़ाने के बाद भी अभी जो वाष्प दाब है वो ठोस, उस विलायक को ठोस अवस्था में ही रखता है। लेकिन इससे ज्यादा अगर मैं ताप बढ़ाती हूं, इससे अगर ज्यादा ताप बढ़ाती हूं तो ये जो विलायक है, मतलब जो जल है जो कि ठोस अवस्था में बना हुआ है, इससे ज्यादा ताप बढ़ाऊंगी तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऊपर को पिघलने लग जाएगा। मीन्स यहां से यहां तक जो ताप है, यहां से यहां तक जो ताप है, इसे ये ठोस अवस्था में बनाए रखेगा, ठीक है, विलायक को। अब हम कर्व खींचते हैं विलायक के लिए और विलयन के लिए। आपको पता है विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है क्योंकि विलायक के कण क्या होते हैं, अब ज्यादा से ज्यादा वाष्पित होते हैं तो इनका वाष्प दाब होता है। तो मैंने एक कर्व खींच लिया नॉर्मली, ठीक है, तो ये शो कर रहे हैं जब ताप ज्यादा था तो वाष्प दाब भी अधिकतम था, क्योंकि विलायक बहुत ज्यादा वाष्प दाब बनाती है, ठीक है। ताप कम किया, इधर को आ रहे हैं मतलब ताप कम कर रहे हैं, ताप कम किया इस पॉइंट पे, कहीं पर भी एक पॉइंट बना लो, ताप कम किया तो वाष्प दाब भी पहले की तुलना में थोड़ा कम हो गया, ताप और कम करा तो वाष्प दाब और कम किया हो गया, ताप और कम किया तो वाष्प दाब और कम किया। तो जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचे तो ताप जब इतना हुआ, जितना भी ताप हुआ, ठीक है, तो उस समय इस पॉइंट पर, इतने ताप पर इस विलायक का वाष्प दाब हो गया इसकी ठोस अवस्था के बराबर। मतलब इस पॉइंट पर जहां पर विलायक का कर्व, विलायक का कर्व वक्र कहते हैं, और जो ये ठोस का वक्र है एक दूसरे को काट रहे हैं, ये बिंदु पर ये विलायक जमने लग जाएगा। मींस इस ताप पर, T0 ताप पर जब इसका वाष्प दाब P0 होगा, उस समय ये क्या हो जाएगा, विलायक क्या हो जाएगा, जमने लग जाएगा। देखिए इसको P1 मान लेते हैं, क्योंकि P0 कब होता है, P0 विलायक का वो वाष्प दाब होता है जब वो क्या होता है, अधिकतम वाष्प बनाता है शुद्धतम अवस्था में, तो वो यहाँ पर आना चाहिए P0, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो अभी हम देखेंगे विलायक का ताप कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं तो वाष्प कम बना रहे हैं। तो इस पॉइंट पे ये इतनी वाष्प बना रहा था, ठीक है, वाष्प दाब इतना था P1,
जो कि ठोस का भी था, और ताप इतना था। तो इस टी नॉट ताप पर इसका वाष्प दाब हो गया ठोस के वाष्प दाब के बराबर। मतलब इस ताप के बाद इस ताप पे, इस पॉइंट पे, इतने ताप पे ये विलायक का हिमीकरण शुरू हो गया होगा, मतलब ये बर्फ में बदलना शुरू हो गया होगा। इसका कुछ भाग द्रव अवस्था में ही पाया जाएगा, ठीक है, और कुछ भाग ठोस में बदल चुका होगा। देखिए इस पॉइंट पे दो कर्व मिल रहे हैं, एक विलायक वाला जो कि द्रव अवस्था होता है और एक ठोस अवस्था वाला। तो वह बिंदु, ये परिभाषा भी आ गई, वह बिंदु या वह ताप जिस पर विलायक की द्रव अवस्था, ये द्रव अवस्था है, और विलायक की ठोस अवस्था दोनों साम्य अवस्था में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? हिमांक। इसके अलावा एक पॉइंट और देखिए यहीं पर आ जाएगा, वह ताप जिस पर किसी ठोस का वाष्प दाब, देखिए इस ठोस का वाष्प दाब और विलायक का जो वाष्प दाब है, देखिए इस ठोस का भी वाष्प दाब P1 है और इस विलायक का भी इस बिंदु पर वाष्प दाब क्या है? P1। जब दोनों के वाष्प दाब बराबर हो जाते हैं, हो गई ना डेफिनेशन। चलिए अब विलायक के बाद हमने विलयन बनाया, तो इस विलायक में मैंने थोड़ा सा अवाष्पशील विलेय मिलाया, तो अवाष्पशील विलेय मिलाने से इसका वाष्प दाब कम हो गया। तो वाष्प दाब ये है इसका अधिकतम, इस विलयन का। तो कर्व थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि विलायक है, तो वाष्प दाब अधिकतम होगा तो कर्व ऊपर को आएगा, और विलयन का कर्व इसके तुलना में, विलायक वाले की तुलना में थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि वाष्प दाब कम हो गया। तो अभी देखिए विलयन का अधिकतम वाष्प दाब इतना है। अब ताप कम करूंगी, देखिए ताप कम करने पर वाष्प कम बनती है, ठीक है, ताप कम करया, कणों की ऊर्जा कम हुई तो कम वाष्प बनाएंगे। तो इस ताप पर ताप कम किया तो वाष्प दाब भी कम, ताप और कम किया तो वाष्प दाब और कम, ताप और कम किया वाष्प दाब और कम, ताप कम करते जाएंगे। तो वो बिंदु जहां पर इस विलयन का कर्व, विलयन का वक्र इस ठोस के वक्र को काटेगा, ठीक है, ये ठोस का वक्र है, ये विलयन का वक्र है, एक दूसरे को काटेंगे, ये बिंदु होगा विलयन का हिमांक। तो विलयन का हिमांक देखिए Ts ताप पर इस विलयन का अगर ताप हम Ts कर दें तो उस समय इस विलयन का वाष्प दाब इस ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जा रहा है। इस ठोस का वाष्प दाब है Ps और विलयन का भी वाष्प दाब इस समय इस पॉइंट पर क्या है? Ps। तो जब दोनों के, इस विलयन में जो विलायक है उसका वाष्प दाब और इस विलायक के ठोस अवस्था के वाष्प दाब दोनों बराबर हो जाते हैं, वो बिंदु क्या कहलाता है? हिमांक। तो विलयन का हिमांक विलायक की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, दिख रहा है। विलायक की तुलना में विलायक की तुलना में विलयन का जो, विलयन के अंदर जो विलायक उपस्थित है उसका हिमांक गिर गया। देखिए ये तो इतने ताप पर जम जा रहे हैं, लेकिन विलयन को जमाने के लिए, फ्रीज करने के लिए ताप और नीचे कम करना पड़ रहा है। देखिए तो इतनी कमी आ गई। तो यहां से यहां तक ये डिफरेंस जो आपको दिख रहा है, ये शुद्ध विलायक फ्रीज हो रहा है, इसका हिमांक है T0, जबकि विलयन का जो हिमांक है वो और कम करना पड़ रहा। तो कम करना पड़ रहा, तो अधिक वाले में से कम को घटाओ, T0 में से Ts घटाओ, तो जो आएगा वो कहलाएगा डेल्टा TF। तो ये अंतर है कि विलायक की तुलना में इसको कितना कम करना पड़ा, तो टोटल अंतर करेंगे वो आ जाएगा डेल्टा TF। अब हम डिराइव करेंगे एक फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला है हिमांक में अवनमन, क्योंकि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो ये विलेय के मोलों पर निर्भर करती है और विलेय के मोलों को मोललता से प्रदर्शित करेंगे। तो हिमांक में अवनमन क्या होगा? जितना ज्यादा विलेय मिलाओगे ना बच्चों, आपने 10 ग्राम चीनी मिलाई तो मान लीजिए वो क्या हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस पे, मान लीजिए कोई पानी है, ठीक है, मान लीजिए जल जो है वो जमता है या फ्रीज होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस जल में मैंने 2 चम्मच नमक मिला दिया, ठीक है, नमक लिख दिया, सॉल्ट मिला दिया, तो इसका जो जमने वाला ताप होगा फ्रीजिंग, वो और घट जाएगा। घटा तो मान लीजिए अब ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब और ताप गिराना पड़ेगा। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है, मतलब ताप हमने और कम कर दिया। अब मैं इस जल में 5 चम्मच नमक डाल दूं, ठीक है, इसमें 5 चम्मच नमक डाल दूं, तो अब अवाष्पशील विलेय ज्यादा बढ़ाएंगे तो हिमांक और कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? ताप और कम करना पड़ेगा इस विलयन को जमाने के लिए। तो ये मान लीजिए कितना हो गया, -3 डिग्री सेल्सियस, माइनस में चला गया नीचे, और ताप कम, मतलब समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे विलेय की मात्रा बढ़ रही है, 2 चम्मच नमक, ये 5 चम्मच नमक, फिर ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे अवाष्पशील विलेय, तो क्या हो जाएगा, उसका हिमांक में भी अवनमन, उस हिमांक को और कम होता जाएगा। कम ताप पे बहुत कम ताप करना पड़ेगा तब जाके वो फ्रीज होगा। तो इसीलिए ये मोललता पर निर्भर करता है, मतलब विलेय के मोल बढ़ेंगे तो हिमांक में अवनमन भी क्या होगा, एक प्रकार से ये सोचो हिमांक में कमी जो होगी वो ज्यादा कमी आएगी,
ठीक है, और नीचे डाउन आएगा। तो हिमांक में अवनमन को डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रोपोर्शनल टू मोलता को स्मॉल एम से। प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट, एक स्थिरांक आएगा जिसे कहते हैं के एफ। के होता है कांस्टेंट स्थिरांक और एफ हो जाएगा किसके लिए, फ्रीजिंग के लिए, मतलब हिमांक के लिए, तो इसको कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। तो फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी जो होती है, मोलता, उसका फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान W1 अपॉन विलेय का ग्राम अणुभार, ठीक है, GMM1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये पढ़ा चुकी हूं मैं पहले, इंटू इसको अणुभार कह सकते हैं, और विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, ठीक है। अगर विलायक ग्राम में लिया है तो 1000 से गुणा करेंगे, और अगर विलायक केजी में दिया है तो 1000 मत लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने इंडिकेट कर दिया, W है, W1 है विलेय का द्रव्यमान, आपकी बुक में इसे W2 लिखा होगा, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता, हमने विलेय को हमेशा 1 माना, विलायक को 2 माना, इसलिए हम W1 ही मान रहे हैं। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, W2 विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, GMM1 है विलेय का ग्राम अणुभार, इसका मात्रक होता है ग्राम पर मोल, डेल्टा TF है हिमांक में कुल कमी कितनी हुई विलायक की तुलना में, इसको केल्विन से प्रदर्शित करेंगे तो आपको, और KF होता है मोलल अवनमन स्थिरांक, डेफिनेशन वही मोललता वाली होगी। क्या 1 किलो आपने विलायक लिया, ठीक है, उस 1 किलो विलायक में अगर आप 1 मोल, उस 1 किलो विलायक में अगर 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो 1 मोल अवाष्पशील मिलाने के बाद उसके हिमांक में पहले की तुलना में, विलायक की तुलना में कितनी कमी आई, मतलब कितना कम ताप करेंगे कि वो फ्रीज हो जाए, जमने लग जाए, तो वो कहलाएगा क्या, जितनी भी कमी होगी उसे मोलल अवनमन स्थिरांक। इसका मात्रा होगी सेम वही है जो कि हमने बॉइलिंग के बी के लिए लिखा था, के बी मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक, जो कि किसके लिए था, क्वथनांक वाले मात्रक के लिए था। तो के एफ इक्वल टू होगा केल्विन केजी पर मोल। तो अब सॉल्व करेंगे कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, तो जो हमारे फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया है, ठीक है। तो फॉर्मूला है एस्कॉर्बिक, क्वेश्चन 1 है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला दिया है C6H8O6 के उस द्रव्यमान का परिकलन करो जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। क्या क्या दिया है पहले मैं बता देती हूँ। गिवन हिमांक में कमी मतलब हिमांक में अवनमन डेल्टा TF दिया है, पहले गिवन जरूर लिखें, इसी से समझ में आता है हमें क्या निकालना है। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, को कोशिश करें इसे केल्विन में बदलने की। तो केल्विन में बदलने के लिए इसको 273.15 इसमें ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में बदल जाएगा। ये आ गया ऐड करके 274.65 केल्विन। ये डेल्टा TF, KF का मान आपको दिया गया है, ये लिख लीजिए। इसके अलावा आपको दिया गया है कि एस्कॉर्बिक अम्ल को का द्रव्यमान निकालना है, मतलब हमें W1 निकालना है, बच्चों ध्यान से देखना, W1 निकालना है हमें विलेय का। तो ये कह रहा उस मात्रा का, उस द्रव्यमान W1 का मान निकालो जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोला है, मतलब ये क्या होगा, इतने ग्राम में घोला है, मतलब ये विलायक है, तो विलायक होता है W2, ये है 75 ग्राम, ठीक है। और विलेय का, विलेय बताया है उसने, विलेय का फॉर्मूला है ये, तो इसका GMM हम निकाल लेंगे, विलेय का होता है, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो विलेय का होता है, विलेय का अणुभार, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो ऐड करने के बाद ये टोटल आ गया, आप देख सकते हैं, कार्बन का होता है 12, तो 6 का हो जाएगा 72, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 8 हाइड्रोजन के भी 8 ही रहेगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 का कितना हो जाएगा 96, तो टोटल 176 आ गया विलेय का GMM1 या अणुभार कह सकते हैं, फॉर्मूले में रखेंगे। तो सबसे पहले आप पेपर में भी ध्यान रखें, गिवन जरूर लिखें क्योंकि इसमें भी मार्किंग होती है, उसके बाद फॉर्मूला क्लियरली इंडिकेट करें, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स में बना लें तो थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, सॉरी यहाँ पर मैं 0 लिखना भूल गई थी, इंटू 1000 होता है, तो वैल्यू मैंने रख ली, डेल्टा TF KF W1 निकालना है, GMM1 रख लिया, W2 और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको यहाँ लेके जाइए और 3.9 टू 1000 को इसके डिवाइड में ले जाइए, तो देख लीजिए हमने ये वैल्यू को यहाँ लेके गए और इन दोनों को इसके डिवाइड में ले आए। अब इनको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट कर, तो देखिएगा मल्टीप्लाई करके इन्हें आ चुका है ये वैल्यू, और इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ चुका है ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 929.5 ग्राम, मीन्स 929.5 ग्राम एस्कॉर्बिक अम्ल के, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल के जब हम 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलेंगे तो उसके हिमांक में कितनी कमी नहीं आएगी अवनमन, 1.5 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शक्कर के 5% W/W जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना करो। देखिए इसमें दो केस हैं। एक तो पहले कि शक्कर कह रहा है, शक्कर होता है केन शुगर या जिसे सुक्रोज कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। उसका 5% W/W द्रव्यमान वाला मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ ये वाला, ठीक है। फॉर्मूला ये दिया है और उस विलयन का हिमांक भी दिया है और शुद्ध जल का भी दिया है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, क्या पता नहीं हमें, KF। यहाँ से हम KF निकालेंगे। उसके बाद सेकेंड कंडीशन में हम KF का मान रख देंगे। तो हमें सेकेंड वाली कंडीशन में क्या नहीं है, विलयन के हिमांक की गणना करनी है, ठीक है। TS निकालना है इस फॉर्मूले से हमें। तो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है 5% W/W। देखिए 5% W/W या द्रव्यमान का मतलब होता है 5 ग्राम शक्कर, जो कि विलेय 5 ग्राम विलेय होगा, बट्टे विलयन। विलयन कुल मिला के जब प्रतिशत की बात करते हैं तो 100 ग्राम बनाते हैं। तो 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम तो शक्कर है, तो बचा कितना, 95। 5 ग्राम शक्कर हो गया, सुक्रोज हो गया, और बचा कितना, 95 ग्राम विलायक हो जाएगा जल, ठीक है। और विलयन का, जलीय विलयन का हिमांक जो ताप दिया है कितने पर वो जमता है, वो दिया है 271 केल्विन। और शुद्ध जल जो है उसका ज़्यादा ही रहता है, आपको पता है, उसका हिमांक है 273.1 केल्विन, ठीक है, 15 केल्विन। GMM ग्राम मोलिकुलर मास मतलब अणुभार हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से। शक्कर का होता है C12H22O11, मैंने निकाल के रखा है। कार्बन का, एक कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। बहुत बार बता चुकी हूँ मैंने, टोटल कैलकुलेट किया तो 342 ग्राम पर मोल आया। KF हमने निकालना है, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे T0 माइनस TS, मतलब डेल्टा TF को खोल के लिखेंगे क्योंकि इसमें T0 TS दिया है, इक्वल्स टू KF इंटू W1/GMM1, ठीक है, ये इंटू W2। और W2 क्योंकि हमें ग्राम में दिया है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करते। अगर kg में दिया होता W2 तो फिर ये 1000 वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, केवल इतना ही लगाते। तो मैंने वैल्यू पहले से पुट किए। T0 का मान मैंने रख दिया 273.15 और TS रख दिया 271 केल्विन। KF अभी निकालना है, W15/GMM 342 इंटू W2 है 95 ग्राम इंटू 1000, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सारी वैल्यू, इन दो वैल्यू को यहाँ लेके जाओ। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है, ठीक है, आप दिखाई दे रहा है, ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर जो आ रहा है वो है 13, ठीक है, 13.97, ठीक है, 13.97। तो अब अप्लाई करेंगे सेकेंड कंडीशन जो दी है, देख लीजिए कि यदि शुद्ध जल का हिमांक शुद्ध जल का तो वही रहेगा, कभी किसी केस में नहीं बदलेगा। तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना करो, ठीक है। शुद्ध जल का हिमांक दिया है तो ग्लूकोज का 5% विलयन, क्या समझे, ग्लूकोज का 5 ग्राम को विलायक के 95 ग्राम में घोलेंगे तो टोटल प्रतिशत मतलब क्या है, 100 ग्राम बनाने हैं ना। तो 5 ग्राम 100 ग्राम विलयन है तो 5 ग्राम विलेय हो गया 5% और 95 ग्राम जल W2। KF का मान हमने पहली वैल्यू से देख लेंगे, यहाँ पर आ चुका है 13.97, तो ये वैल्यू लिख दी है। इसके अलावा GMM हम निकालेंगे, किसका इस समय GMM, ये अणुभार होगा ग्लूकोज का C6H12O6 से मैंने कैलकुलेट करके रखा है 180। T0 हमें दिया है शुद्ध विलायक जल का जो हिमांक है वो है 273.15 और TS हमने निकालना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हमने फॉर्मूला रखा हुआ है, ठीक है। डेल्टा TF का मान निकाल लेंगे, तो ये मैंने इधर वैल्यू रख दी। अभी डेल्टा TF की वैल्यू रखी नहीं है, T0 माइनस TS अभी रख रही हूँ, शॉर्ट में सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमने सबके मान रख लिए, अब इनको पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने ये वैल्यू डिवाइड की तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 4.08। अब हमें क्या करना है, डेल्टा TF का मान रख लेते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू होता है T0 माइनस TS। T0 है 273.15 और TS हमें पता नहीं, इक्वल टू 4.08। अब इस वैल्यू को यहाँ लेके जाओ, आंसर हमारा आ जाएगा TS इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है,
या एक काम कीजिए, बहुत आसान है, माइनस टी एस को यहाँ लेके गए तो माइनस टी एस यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टी एस, तो 4.08 जो वैल्यू है उसको यहाँ लेके आइए, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है, 4.08 जब यहाँ आ जाएगा ये माइनस में आ जाएगा तो 273.15 में से माइनस कर देंगे 4.08 को। आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको माइनस किया तो टी एस जो है विलियन का जो हिमांक है वो आ गया है 269.07 केल्विन, ठीक है, आसान है। ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो तत्व ए और बी मिलकर AB2 और AB4 वाले दो यौगिक बनाते हैं। 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, ये हमारा विलायक है, 1 ग्राम AB2 का, मतलब ये हो जाएगा W1। हिमांक में अवनमन मतलब डेल्टा TF दिया है, ठीक है, पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन, जबकि 1 ग्राम AB4 का, ये दूसरा मॉलिक्यूल का 1 ग्राम मतलब W1 को 1.3 केल्विन का अवनमन होता है, विलायक उतना ही है, मीन्स 20 ग्राम ही है विलायक W2 दोनों केस में। तो अवनमन में अंतर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपने विलेय कुछ और लिया है, यहाँ पर विलेय कुछ और लिया है। यहाँ पर अवनमन हो रहा था 2.3, यहाँ 1.3। तो वो कह रहा है बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक हमें निकालना है, नहीं सॉरी, ये वैल्यू दी है 5.1 की केल्विन केजी पर मोल बेंजीन के लिए दिया है। तो ए और बी का परमाणविक द्रव्यमान कह रहा है, वो आणविक नहीं पूछ रहा है बच्चों, जीएमएम नहीं पूछ रहा, वो ग्राम एटॉमिक वेट जीएम परमाणु का पूछ रहा है। तो पहले हमें जीएमएम निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद जीएम आ जाएगा। बहुत आसान है, मैं बता रही हूँ आपको। पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पहले केस के लिए क्या क्या दिया है। पहले 20 ग्राम बेंजीन है, मतलब ये विलायक है W2, ये दिया है 20 ग्राम बेंजीन, आप लिख सकते हैं बेंजीन भी। विलेय कितना दिया है, वो 1 ग्राम। AB2 लिख भी देती हूँ, AB2 आपको कंफ्यूजन ना हो। AB2 कितना अवनमन हो रहा है, डेल्टा TF दिया है 2.3 केल्विन, ठीक है। इसके अलावा अवनमन स्थिरांक एक कंडीशन के लिए, जैसे बेंजीन है, बेंजीन विलायक के लिए, जल के लिए, इनके लिए अवनमन स्थिरांक फिक्स होते हैं, ठीक है। तो 5 पॉइंट स्थिरांक का मतलब ही ये हुआ कि वो फिक्स हैं। बेंजीन के लिए आप याद भी कर सकते हैं, बेंजीन के लिए 5.1 है, वाटर के लिए भी होता है। मैं एक लिस्ट भी शो कर सकती हूँ आपको, आप देख लीजिए, यहाँ पर एक लिस्ट शो कर रही हूँ, इसमें देख लीजिए सारे अवनमन स्थिरांक हैं। तो ये रख दिया हमने KF का मान 5.1 केल्विन केजी पर मोल, ठीक। तो हमें निकालना है GMM, इसका अणुभार, AB2 का अणुभार, ये AB2 के लिए है तो AB2 का अणुभार निकालना है। चलिए, तो फॉर्मूला हमने रख दिया, अब वैल्यू रख लेते हैं इसमें जल्दी जल्दी से। तो देखिएगा, ये वैल्यू हमने सारी रख दी, डेल्टा TF की, KF की। अब मैं GMM AB2 का निकालना है, मतलब AB2 का हमें अणुभार निकालना है, टोटल पूरे अणु का, ठीक है। इसको यहाँ लेके गए और बाकी वैल्यू यहाँ ले आई, तो 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा 2.1 इंटू 20। अब इसे सॉल्व करें तो ये आ चुका है, मल्टीप्लाई करके 5100 और 46 आ गया है डिवाइड में, इनको मल्टीप्लाई करके। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 110.8, ठीक है, ग्राम पर मोल, ये यूनिट होती है इसकी, ठीक। ये आ गया GMM AB2 का। हमें निकालना है परमाणु भार, ये अणु भार आया है, ठीक है। A और B का अलग करना है, तो उसको लिए पहले हमें दोनों केस के GMM निकालना पड़ेगा। तो आप सेकंड केस के लिए अप्लाई करेंगे, 1 ग्राम AB2 AB4, ये W1 है, उसको 20 ग्राम बेंजीन, विलायक उतना ही है, को घोलते हैं तो 1.3 K का अवनमन होता है, ये डेल्टा TF है, लिख दिया, वैल्यू मैं लिख रही हूँ सारे। तो इस केस के लिए भी हमने लिखा, सेकंड केस डाला और इसमें लिख दिया W1 1 ग्राम AB4 के, W2 है बेंजीन के 20 ग्राम, तो अवनमन हो रहा है डेल्टा TF 1.3 के। और KF का मान किसी एक विलायक के लिए हमेशा फिक्स रहता है 5.1 केल्विन केजी पर मोल, ये है बेंजीन का। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे वही, तो फॉर्मूला देख लीजिए, लिख दिया हमने GMM AB4 का, लिख देना, पहले वाले में GMM AB2 का था, ठीक है। अब GMM AB4 का निकालना है। तो देखिए, मैंने ये वैल्यू सारी रख दी हैं, डेल्टा TF 1.3 और KF का मान सेम रहता है, बोला था एक विलायक के लिए, और W2 है 20 ग्राम बेंजीन, और GMM हमने निकालना है। तो GMM को यहाँ ले जाए, बाकी वैल्यू यहाँ ले आइए, तो 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 था, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1.3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 26 आया, इनको मल्टीप्लाई किया 500
सॉरी 5100 आया। तो डिवाइड जब हमने किया तो आंसर आ गया AB4 का अणुभार आ गया 196.1। अब हमें A का परमाणु भार और B का परमाणु भार निकालना है। देखिए तो इसे तोड़ेंगे। पहला केस में AB2 था, AB2 को अगर तोड़ दें तो 1A और 2B, इनको जोड़ के अणुभार कितना आ रहा था, यही तो करते हैं ना। अणुभार कैसे निकालते हैं, दोनों एटम को के जितने भी एटम होते हैं उनका जोड़ देते हैं, मतलब द्रव्यमान को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 110.8 आया था। अब इसका भी लिखेंगे, कितने हैं A प्लस कितने हैं 4 हैं B, इनको जोड़ के इनका अणुभार आ रहा है 196.1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो सॉल्व करनी आती होगी। इसका माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस कर दिया, तो सॉल्व कर दिए। +A से -A को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। +2 में से -4 भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2B, लेकिन चिन्ह क्या आएगा माइनस का, इक्वस टू। वैसे ही 110 में से 196 घटाने हैं, तो बड़ी वैल्यू से घटाएंगे 196 जो कि माइनस का है, नीचे वाली वैल्यू के लिए माइनस रख दिया, इसको घटाएंगे 110 से, तो ये आ चुका है 85.3। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, ये 2B है, इक्वस टू 85.3, तो B का मान निकालना है तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। 85.3 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड करने पर आ चुका है 42.65। ये B का मान आ गया। अब A का निकालना है तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। तो हम पहले वाली में रख लेते हैं, A प्लस 2B इक्वस टू है 110.8, ठीक है। तो जिसमें से A की वैल्यू हमें अभी पता नहीं निकालनी है, B का मान दिया है, 2 इंटू B कितना दिया है 42.65 इक्वस टू हो गया 110.8। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ चुका है 85.3। हम चाहें तो यहाँ से नहीं रख सकते थे मान, 2B ही रहने देते, तो डायरेक्ट 2B रखते। तो ये प्लस में है, इक्वल के इधर लेके जाएं। तो देखिएगा मैंने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो A हमारा आ चुका है 110.8 से 85.3 माइनस करेंगे तो 25.5, और B हमारा पहले ही आ चुका था, वो था 42.65। तो उसने परमाणु भार बोला A और B का, तो हमने निकाल लिया। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियोस का, यह है CH3CH2CHClCOH के 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में मिलाने पर हिमांक में अवनमन ज्ञात करो, KF का मान दिया। ये अभी आपके NCERT का ही। तो W1 10 ग्राम है, उसको घोला कितने में गए हैं, मतलब जल कितने हैं 250 ग्राम, और अणुभार हमें निकालना है GMM इस विलेय का, ठीक है। ये जो फॉर्मूला दिया है इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो कार्बन कितने हैं इसमें 1 2 3 4 का 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है 2 और 1 है क्लोरीन। अब इसका फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। तो इसका अणुभार आ चुका है GMM1 आ चुका है 120.5, मैंने कंप्लीट जोड़ लिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या, KF हमें पता है जो दिया है 1.86, तो हमें निकालना है डेल्टा TF, इजी है, ठीक है। वैल्यू मैंने सारी दे दी, तो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने रखने के बाद इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इनको डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा TF निकल आएगा। तो डेल्टा TF का मान इसको डिवाइड करेंगे तो आ गया 0.60, ये आ जाएगा केल्विन। तो आज हमने बहुत से क्वेश्चन भी करे NCERT के, और हमने साथ ही साथ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक में अवनमन को भी जाना प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी परासरण दाब पर, जिसमें बहुत ही लंबी वीडियो होगी क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।